नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं प्रभाकर पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो सेशन है ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछे गए वो सारे के सारे प्रश्न जिनका संभावित उत्तर हम लेकर आए हैं। तो मैं यहाँ डील करूंगा महिला एवं बाल विकास संबंधित योजनाओं के सेक्शन से पूछे गए सवालों को लेकर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है ये कब हो गई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2014। ठीक है, जिसमें कि जो बालिका अगर 12वीं पास कर ले तो उसके 18 वर्ष होने के बाद उसे 1 लाख रुपए देने की यहां पर प्रावधान रखा गया है। दूसरा सवाल यह है किशोर न्याय के अधिनियम संबंधित प्रश्न था। तो किशोर न्याय अधिनियम 15 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल धारा नंबर 44। तो उसमें इसी की बात कही गई है, फोस्टर केयर की बात है। इसमें निम्न बालकों के पोषण देखरेख के संबंध में राज्य सरकार किसी मान्यता प्राप्त कुटुंब में कम समय या अल्पावधि या बढ़ाई गई अवधि के लिए आदेश दे सकती है। जो बालक शामिल हैं उसमें ये हैं, पहला तो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, और दूसरा किसी कुटुंब के ऐसे बालक जिनके दत्तक या जैविक माता पिता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को इसमें शामिल किया गया है। राइट, आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? यहां पर पूछा गया है द्वितीय बालिका की बात करें, ना कि पहली बालिका। तो जब यहां पर द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एक मुश्त में 6,000 रुपए है। कितनी है? 6,000 रुपए। मतलब एक ही बार में 6,000 रुपए देने का प्रावधान है दूसरी बालिका के जन्म पर, और यह प्रावधान शामिल किया गया है 2022-23 के बाद से। ठीक है, अब आते हैं इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 जो हर साल माने जारी होते रहता है फ्रिक्वेंटली। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 और 4, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा होगा बच्चों को। तो देखो इसमें सर्वे 4 और सर्वे 5। तो सर्वे 4 के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण की जो दर है वो 37.4% थी, जबकि यही दर इस सर्वे 5 के हिसाब से ये थी 31.3। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो सी आंसर है 31.3। इसमें आंसर ए है, इसमें आंसर ए है, इसमें आंसर आपका बी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं, निम्न से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर था मानता हूं, लेकिन इसमें सर्वाधिक तो जसपुर आता ही है। लेकिन फिर भी अगर जिनको जिलेवार पूरा याद करना होता तब जाके प्रश्न बनता। तो यहां पर देख के समझ में आ रहा होगा कि सर्वाधिक जो यहां पर इन चारों में सर्वाधिक हमको चुनना था, तो सर्वाधिक इनमें से है महासमुंद। क्या रहेगा आपका? महासमुंद, जहां पर सर्वाधिक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है ना, यहां पर है आंसर। तो ये आंसर हो गया इसका महासमुंद, मतलब ये आंसर बी है। फिर चलते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की अपन बात करें तो ये स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की जब होती है बात, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थापना होता है सामान्यतः 400 से 800 की संख्या के बीच में एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। यदि मान लो किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन 400 से लेकर 800 है तो यहां पर केवल एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। लेकिन यदि वही आंगनबाड़ी केंद्र किसी आदिवासी अंचल या पहाड़ी अंचल में स्थापित किया जाए, दुर्गम अंचलों में स्थापित किया जाए, तो ऐसे में 300 से लेकर 800 जनसंख्या के बीच में एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। इसलिए आंसर इसका होगा बी, 300 से लेकर 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए कितने अमाउंट है, कितने पैसे प्रति आंगनबाड़ी स्वीकृत किए गए हैं? तो पहले यह राशि कम थी, लेकिन 22-23 के बाद से ये राशि हो चुकी है 12 लाख रुपए। ठीक है, जिनमें से कुछ भाग मनरेगा के सेक्शन से आएगा, ठीक है, कुछ भाग केंद्र सरकार का होगा और कुछ भाग राज्य सरकार का होगा। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन मिलाकर के टोटल अमाउंट बनता है 12 लाख रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब से हुई? ये आंसर रॉन्ग है। इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2019 से। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए आंसर इसका हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर मान लो व्यापम चूंकि आंसर लेता है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही पल बचता है, वो है आपका 2 अक्टूबर 2021, जो कि गलत ही होगा। फिर भी लेट्स सी आंसर क्या हो सकता है। बट करेक्ट आंसर इज व्हाट कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं कि पोषण 2.0 अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, तो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पूरक पोषक आहार के लिए कितना खर्च करने की व्यवस्था यहां पर बनाई गई है? तो देखो इसमें कुछ स्टैटिक्स है। जैसे मान लो सामान्य शिशु की बात करें तो सामान्य शिशु के लिए यहां पर 8 रुपए प्रति हितग्राही
है ना, प्रतिदिन खर्च करने की व्यवस्था है। वहीं अगर हम बात करते हैं गर्भवती महिला के लिए यह 9.5 रुपए है, जबकि गंभीर कुपोषित शिशु के लिए 12 रुपए का प्रावधान है। तो आंसर विल बी बी, 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन खर्च करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब चलें आगे इसमें। फिर हम चलते हैं मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें दो होता है, मिशन शक्ति के अंतर्गत दो कार्यक्रम चलता है, एक तो सामर्थ्य कार्यक्रम चलेगा और एक चलेगा संबल कार्यक्रम चलता है। तो सामर्थ्य और संबल, तो इसमें जिनको लिस्ट याद होगा, जिनको सूची याद होगी कि क्योंकि देखो मिशन शक्ति एक कार्यक्रम है, एक योजना है, और उसके अंदर दो उप योजना चलती हैं। उन दो उप योजना का नाम जिनको हमने कोलैबोरेट करके एक योजना बनाया है, उसमें से एक कहलाता है आपका सामर्थ्य कार्यक्रम और एक कहलाएगा संबल। तो सामर्थ्य में शामिल है ये हमारे पास 4, पीएम मातृ वंदना योजना। तो हमको देखना है यहाँ पर है मिशन शक्ति में, देखो यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया गया है कौन कौन शामिल है। तो मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भाई इसमें आपको सामर्थ्य के घटक और यहाँ पर संबल के घटक आपको जानने चाहिए। तो सामर्थ्य में पीएम मातृ वंदना योजना, दूसरा हब कार्यक्रम, ठीक है, शक्ति सदन और सखी निवास, ये आते हैं सामर्थ्य में। जबकि संबल में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो सामर्थ्य में देखो, तो सामर्थ्य में यहाँ पर पहला है वन स्टॉप सेंटर, तो यहाँ पर है ही नहीं यहाँ पर, तो ठीक है वन स्टॉप सेंटर तो यहाँ पर ये है। संबल में ये आंसर हमारे पास गलत हो गया। फिर हमने बोला संबल, तो संबल में देखो सखी, तो संबल में सखी है, बिल्कुल वन स्टॉप सेंटर है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी है परंतु ये नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर चलते हैं सामर्थ्य, कहां पर चलेंगे, सामर्थ्य। तो सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर देखो मातृ वंदना योजना है, फिर यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका है, संबल का है, ये भी क्या होगा, गलत। तो आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, आंसर डी होना चाहिए। तो आंसर इसका होगा डी, यहां पर उत्तर हो गया। फिर हम चलेंगे इसमें आगे, तो यहां पर प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण से कौन सी बीमारी होती है। तो भाई देखो कुपोषण, अगर प्रोटीन कुपोषण है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण की बात करेंगे तो इससे एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं मरासमस। क्या बोलते हैं इसको, मरासमस। तो मरासमस बेसिकली क्या होता है कि भाई 6 माह से लेकर 3 साल के बीच के बच्चों में प्रायः देखा जाता है। प्रोटीन एनर्जी के डिफिशियंसी के कारण से जो होने वाला एक बीमारी है उसे कहते हैं मरासमस कहते हैं। और इसमें दीर्घकालिक अतिसार, बौनापन या फिर वृद्धि में अवरोध जैसी समस्या का सामना बच्चे को करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात हुई, ये बात है आपका मरासमस, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक साल में, है ना, ऐसा एक बताइए कौन सा वर्ष था जिसमें लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में वृद्धि हुई थी। तो ये अगर आंकड़े आपको याद होंगे 2012-13 से लेकर के अब तक 2000, है ना, जो चल रहा है 2017-18 तो 2016-17, तो इसमें दर बदर हर साल लगातार घटता क्रम देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल 2013-14 की बात करें तो ये 36% पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करता हूं 14-15 में, तो पिछले वर्ष की तुलना में इतना वृद्धि हुई है, मतलब देखो 36% पहले बढ़ा, ठीक है, अगले साल थोड़ा सा और कम बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा आपका 32%, फिर 15-16 में थोड़ा और बढ़ा, बट कितना बढ़ा हुआ आपका 29%। तो लास्ट बचता है हमारे पास, अचानक देखो 36, 32, 29 और फिर कितना होगा 30। तो लगातार ये कम हो रहा था, बट फिर अचानक 20 के बाद ये बढ़ा, तो ये 16-17 में आंसर होगा आपका ये डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब ये ब्लड डिफिशिएंसी, ये एनीमिया जो रक्ताल्पता है, ठीक है, जो शरीर में खून की कमी है, जो प्रायः महिलाओं में होती है, वैसी कमी जो है आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन। ठीक है, तो आयरन की कमी से यहां पर जो होगा आपका क्या होगा, यहां पर एनीमिया होगा। फिर हम चलते हैं यहां पर, तो इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखो यहां पर 3 जिलों में की गई है, नांदगांव में की गई है, अंबिकापुर में की गई है और जगदलपुर में की गई है, परंतु रायपुर में यह व्यवस्था नहीं है। दैट्स वाई आंसर यहां पर डी होगा। फिर चलें आगे, तो यहां पर 11 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है तो 969। ठीक है, अगर मान लो देखना चाहो तो आप सोर्स देख सकते हैं, प्रशासनिक प्रतिवेदन पेज नंबर 24 में इस का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो आपका शिशु लिंगानुपात है, जो बाल लिंगानुपात है, वो है 969 है। कितना है, 969। फिर भी आंसर इसका प्रोबेबली बी होगा। फिर चलें, छत्तीसगढ़ में टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 के कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आदेश देने संबंधित प्रावधान करता है। तो इसका धारा है आपका यहां पर 13 में वही है, मुआवजे का आदेश जब अदालत जुर्माने की सजा सुनाती है,
तो अदालत फैसला सुनाते समय वसूले गए जुर्माने की पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का आदेश देता है। तो ये हमारे पास धारा वाले प्रश्नों में शामिल हुई बातें। फिर हम चलें 17 में, तो इनमें से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो देखो, पहली बात तो समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए। दूसरा, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण भी होना चाहिए। पूरक पोषक आहार का वितरण भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बचता है क्या? जन आंदोलन। तो इसका आंसर, ये थोड़ा सा व्यवहारिक सा प्रश्न है, बट इसका आंसर संभवतः होना चाहिए बी, जन आंदोलन इसका आंसर होगा। अब देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है। फिर चले इसमें, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जब रिटायरमेंट होती है, जब सेवानिवृत्त होता है, उसमें उपादान की राशि कितनी है? तो सिंपल है, ये 50,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, जब रिटायर होते हैं तो इनको 50,000 रुपए का राशि दिया जाता है। ठीक है, और अगर मान लो कोई मिनी आंगनबाड़ी या कोई मान लो आंगनबाड़ी सहायिका है तो उसके लिए राशि होती है 25,000 रुपए। क्योंकि यहां पर पूछा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो हमको लेना है 50,000 रुपए का आंसर। ठीक है, फिर चलेंगे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो इनकी संख्या सरल है, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में यह संचालित है, 27 डिस्ट्रिक्ट में। अब चलें, इसमें एक लास्ट प्रश्न है यहां पर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड क्या है? तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट है 50,000 रुपए। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के पहले यह राशि 25,000 रुपए थी, 25,000 थी, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड एंड रिच्ड अप टू 50,000 पर, है ना, जो कन्या यहाँ पर प्रति जो वुमेन है, अगर मान लो 18 ईयर्स हो चुके हैं, अगर एडल्ट है देन आफ्टर, तो ये अमाउंट 50,000 रुपए का अब होगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ महिला बाल विकास संबंधित योजनाओं से जुड़े हुए सवाल, और काफी सरल सवाल आए थे। होपफुली आपका प्रश्न पत्र अच्छा ही बना होगा। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे प्रश्न हुए, और इसमें जो किताब है, ये योजना की जो बुक है, आप बिल्कुल देख सकते हो, ये योजना 2023, ये सारे एग्जाम में भी काम आता है, जैसा कि इससे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं बहुत सारे। तो ये एक जनरल सा है, ये बेसिक है। तो योजना की बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मिलेंगे। तो शुभकामनाएं आप सभी को, और इस किताब का बिल्कुल लाभ उठाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो आज हुए महिला पर्यवेक्षक के पेपर में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्नों का, ठीक है, एक आसान और सरल एक्सप्लेनेशन में लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन का लेवल यदि मेरे हिसाब से चला जाए, ठीक, तो आप फिर बोलोगे सर आप मैथ्स के टीचर हो, आपको आसान लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का पेपर जो है वो सरल रहा। ठीक, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर, ठीक, जो देखो रैंडम दिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार मिलान करेंगे। ठीक, और उसके अनुरूप फिर देखेंगे कि आपने क्या उत्तर लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं जहां पे कुछ इस प्रकार की संख्या थी ACEGI। तो ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको बोला था कि प्लस माइनस करने के बजाय आप इसको ऐसा लिख लिया करो, A, B को छोड़ा गया है जी, C, D को छोड़ा गया है, E, F को छोड़ा गया है, G, H को छोड़ा गया है, और I। ठीक है, अब देखो I के तुरंत बाद शुरू कर दिया J, K को छोड़ दिए, L, M को छोड़ दिए, N, O को छोड़ दिए, P, Q को छोड़ दिए, R। तो ये अल्टरनेट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। R से तुरंत शुरू किया, S, T ड्रॉप, U, ठीक है, फिर V को छोड़ दिया गया, W, X को छोड़ दिया, Y, Z को छोड़ दिया, A। तो अब अभी जो लिखने जा रहा हूं मैं, इसी को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो A के तुरंत बाद B होता है, B के बाद C को छोड़ देंगे, D लिखेंगे, D के बाद E को छोड़ देंगे, F लिखेंगे, F के बाद G को छोड़ देंगे, H लिखेंगे, H के बाद I को छोड़ देंगे और J लिखेंगे, और ऐसे करते करते उत्तर दे देंगे B, D, F, H और J। आंसर होगा D। आगे भी आप जैसे देखेंगे तो इसके बाद का क्रम J के बाद देखो K रहा, L को छोड़ा M लिखा, N को छोड़ा O लिखा, P को छोड़ा Q लिखा, R को छोड़ा S लिखा। तो आंसर आपका क्या होगा जी? D। है ना सरल क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट आगे। तो ये अब इसमें अच्छे अच्छे गणितज्ञों का दिमाग रुक सा गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया होगा, इसको अल्फाबेटिकल ठीक ऑर्डर में लेके चला होगा। तो ये एक चक्रव्यूह के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि नाम सुन पा रहे हो चक्रव्यूह, वैसा ही क्वेश्चन है, एक चक्र। अब उस चक्र को आप कैसे देख पाते हो, कैसे सोच पाते हो? देखो ये चक्र ऐसा चला है, ठीक है, जो कुछ लोग के दिमाग के
पार गया होगा। समझ पा रहे हो, ये एक प्रॉपर चक्र होता है, ठीक है, उस चक्र को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, जैसे इसमें आप स्ट्रक्चर को सही से देखोगे, ठीक, तो सही से चक्र को कैसे बनाते हैं मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें, ठीक है, समय लेके बता रहा हूं। तो पहले यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ऐसा सॉल्व होगा, ठीक, और फिर पहुंचते हो कहां तक, यहां। तो देखो रास्ता खोजो और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले इनके जो अक्षरांक होते हैं, ठीक है, उनको लिखना आवश्यक होता है। यदि आप अक्षरांक को लिखे होते तो आपका दिमाग जो है काम करना शुरू कर जाता। ठीक है, जैसा कि यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक, एक बार मेरे साथ चलिएगा। ये एक होता है, ठीक है, एक में दो जोड़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जी, एक में कितना जोड़ते हैं, दो, तो ये हम लोग को 3 मिलता है। ठीक, और 3 किसका अक्षरांक होता है जी, तो किसका अक्षरांक होता है, सी का। 3 में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 6 मिलता है, और 6 किसका अक्षरांक है जी, एफ का। ध्यान देना, यहां पे एक था, 2 जुड़ा, 3 हो गया, ठीक, फिर कितना हो गया जी, 6 हो गया, लिख सकते हैं 3 जुड़ा। अब नेक्स्ट वन देखो, 3 के बाद कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 10 हो गया। अब 10 में क्या करते हैं जी, देखो 4 जुड़ चुका है, 5 जोड़ते हैं, तो 10 और 5 15 होगा, कितना होगा, 15 होगा। तो आप इसी क्रम को आगे बढ़ाते जा सकते हो, 10 फिर 15, अब 15 में हम लोग 6 जोड़ेंगे जी, ये क्या हो जाएगा, 21, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 21 लिखोगे। ठीक है, इनका जो लाइन है उसको ध्यान देते चलना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कर सकते हैं, जैसे इसको मैं सही व्यवस्थित रूप से लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुछ लोग को परेशानी होगी। यहां पे पहले मैं क्या लिखा था, 1, 1 के बाद क्या था, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, और 15 के बाद क्या था, 21। कैसे कैसे मिला, क्लियर है, 1 में 2 जुड़ा, 3 में 3 जुड़ा, 6 में 4, इसमें 5, इसमें 6। अब अगला हम लोग 7 जोड़ेंगे, तो 21 और 7 28 होता है, लेकिन हमारे पास 26 26 अल्फाबेट हैं, इसीलिए 26 के बाद 28वां क्रम बी का हो जाता है। तो यहां पे आप फिर से 2 लिख दिए, ठीक है, तो 21 के बाद देखो आपको 2 मिलेगा, लिख सकते हैं, क्यों 2 मिलेगा, तो ध्यान देना वो 28 है, ठीक है, इसीलिए यहां पे 7 जोड़ा। अब अगला जैसे आप देखोगे तो देखो 2 के बाद फिर से 8 जोड़ा, ये कितना हो जाएगा जी, 10। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, वापस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 10 के बाद आपको फिर से कितना जोड़ना है, तो 8 जुड़ चुका, 9 जुड़ेगा। एस का क्रमांक 19 होता है, तो 10 के बाद आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे 19, जैसे यहाँ पे 8 जोड़े, फिर 9 जुड़ा। अब 19 के बाद कितना जुड़ेगा जी, 10, तो ये 29 हो जाएगा, और 29 कोई क्रमांक नहीं होता, 26 के बाद 29 सी का होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, 29 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप इसको लिखना चाहोगे तो 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा जी, 10 के बाद 11, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लिए। अब 3 में जैसे ही 11 जोड़े तो हम लोग को मिल गया 14, जो कि n का होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 14। ध्यान देना, 14 के बाद हम लोग फिर से कितना जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ेंगे, और 12 जोड़ेंगे तो 26 मिलता है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 26 लिखोगे, लिख सकते हैं। 26 किसका होता है, z का होता है। अब देखो 12 के बाद कितना जुड़ेगा, 13, तो 26 के बाद यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे तो लिख सकते हो कितना, 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 13 मिलेगा, जो कि क्या है, m है। और m के बाद, ठीक, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, 10 जुड़ा, 11 जुड़ा, 12 जुड़ा, 13 जुड़ा, और 13 के बाद हम लोग जोड़ेंगे 14, तो 13 और 14 27 होता है। और 27 जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो 26 और 1, अर्थात कि आंसर आपका होगा ए। तो आप इसको लिख सकते हो 27, और 27 एक क्रमांक होता है ए का। तो चक्रव्यूह जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे क्या था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसा जोड़ते जोड़ते हम लोग इस चक्रव्यूह को बनाते हैं। ठीक है, चलो अब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो ये था, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन रहा। ठीक है, जैसे इनमें एक सीक्वेंस को खोजते हैं, मैं आप लोग को क्लास में भी बोला रहूंगा। ठीक है, एक है देखो W Z T Q और इस वाले का, तो यदि आप यहां से देखेंगे तो Q के बाद क्या होता है जी, R S,
ठीक, और फिर क्या लिखते हैं, टी, कितने का, 2 का। टी के बाद यू, वी और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई और जेड, ऐसी 2 को छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ और पी को जोड़ेंगे तो इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग को एन मिल जाएगा। ठीक है, देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। नेक्स्ट वन यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो ओ और एस है, तो ओ के बाद हम लोग लिखेंगे तो पी, क्यू और आर, 3 का। के के बाद एल, एम और क्या होता है, एन। वैसे ही देखो जी के बाद एच, आई और जे होता है, तो जी कब मिलेगा, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, एफ, ई और क्या, डी, आपको मिलेगा सी। तो आंसर आपका होगा एन और सी। ठीक, आई होप समझ आ रहा होगा, बनाते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन देख लो। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर को ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है क्या, कि पी क्यू का मामा है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया है। ठीक, आप उसको देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो आंसर यहां पे मैं सी को कंसीडर कर रहा हूं। देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले पी माइनस एम है, तो ऐसे क्वेश्चन में जितने आप साइन देखते हैं, जितने चिन्ह देख पाते हैं, ठीक है, उन चिन्हों के लिए आप पहले उनके स्टेटमेंट को ध्यान देते हैं। P माइनस एम है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, देखो पढ़ लो। इसका अर्थ है ए बी का भाई है, तो ए के जगह में अभी P है और B के जगह में M है। इसका मतलब P M का क्या होगा जी, भाई है। P का जेंडर डिफाइन हो गया, ये भाई हो गया किसका, ठीक है, तो आप लिख सकते हो M का। देखो रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, भाई बहन के बीच राखी का संबंध होता है, इसीलिए हम लोग एक लाइन खींच के उसमें गोला लगा दिया, वो राखी को इंडिकेट करता है। ठीक, m प्लस n है, देखो यहाँ पे m रख दो, यहाँ पे n रख दो, यहाँ पे ये m हो गया, ये n हो गया, तो क्या हो जाएगा, m जो है वो n की माँ है। तो यहाँ पे जनरेशन गैप, ठीक है, आपको जनरेशन अलग मिलेगा। m को बताया गया वो n का क्या है, माँ है। ठीक, इसीलिए मैंने अलग अलग जनरेशन में रख दिया। अब नेक्स्ट वन देखो, n क्रॉस q है। n क्रॉस q मतलब यहाँ पे n और यहाँ पे q, इसका मतलब क्या होगा, n q की बहन है, तो q को क्या बता दिया गया, सॉरी n को क्या बता दिया गया, बहन, वो भी किसका, q का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो p q का मामा है, तो n और q जो है ये हो सकते हैं बहन और बहन हो या बहन भाई हो। इनकी माता कौन है, m, और उनका भाई p है। तो ये जो आंसर है आपके लिए परफेक्ट होगा कि p q का मामा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो फिर से एक क्वेश्चन है, तो यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इनको बीच में एक गैप देना चाहिए था जिसको इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन यदि हम लोग देखें सही ढंग से तो ये फॉर्मेट जो है, पहले आपको इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये अलग होना था और ये अलग होना था। जैसे पहले वाले को हम लोग को लिखना था MOOLOKARN, दूसरे को लिखना था WILKO और SPADI। सिमिलर अगले को लिखना था MOOLO और WILKO। इनके लिए क्या क्या था जी, तो ये ब्लू स्काई और यहां पे बाइसाइकिल रेश और ये ब्लू बाइसाइकिल। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहां से यदि हम लोग देखें तो पहले कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो देखो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में जो कौन सा होगा, ब्लू होगा, ये कॉमन मिल गया। ठीक, अगला जैसे और यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, ये विल्को करके लिखा हुआ है WILKO, ये भी कॉमन है, तो इसके लिए बाइसाइकिल आप यूज कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला, तो रेस और कार के लिए पूछा है। ठीक है, किसके लिए पूछा है, रेस और कार के लिए। तो देखो रेस के लिए क्या यूज करेंगे, तो SPAD और I। देख लो किसमें किसमें है, तो SPADI आपको B और C में मिल रहा है, लेकिन B में देखो आपको WILKO मिल रहा है, और WILKO किसके लिए यूज हुआ है, तो बाइसाइकिल के लिए यूज हुआ है, जबकि वो क्या यूज करना चाहता है, कार। इसीलिए आंसर जो देंगे हम लोग ऑप्शन डी देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपके लिए क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेंगे। तो काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था, इसके लिए मैं आप लोग को बोला था कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्ट यहाँ पे काउंट भी कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को 3 4 ऐसा दिखने लगता है। ठीक, तो इनको बनाने का सबसे अच्छा उपाय देखा जाता है कि आप इनके, ठीक है, जितने भाग बन रहे हैं उन सबको पहले अलग अलग कर दो। ठीक, अब यहां पे मैं पूछूं एक आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए,
तो एक आकृति वाले त्रिभुज कौन कौन से होंगे जी, आप इसको बता सकते हो। देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। मतलब एक आकृति वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 6 होती है। चलिए दो आकृति वाले को गिन लेते हैं। दो आकृति में क्या क्या हो जाएगा जी, एक तो 2 और 3, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कौन सा, तो 3 और 5 भी बना रहे हैं। तीसरा यदि हम लोग बात करें तो 6 और 7, और एक और मिलेगा देखो जी 4 और कौन सा 6, ठीक है। क्योंकि 4 और 6 भी एक त्रिभुज बनाएगा, 2 और 3 भी बनाएगा, 3 और 5 भी बनाएगा, और 6 और 7 भी बनाएगा। तो यहां से हम लोग को कितना मिल गया, 4। अब हम लोग 3 आकृति के पीछे जाते हैं कि 3-3 लेने पर भी मिल रहा है क्या। तो 3-3 लेने पर देखो 2, 4 और 6 मिल रहा है। तो 2, 4 और 6, 3, 5 और 7, 6, 7 और 8, मतलब कितने मिल गए, यहां से 3 मिल गए। अब 3 से अधिक आकृति 4 ले लेते हैं। तो 4 आकृति वाले एक ही त्रिभुज आपको दिखाई देगा, 1, 2, 4 और 6। यहां से आप लिख सकते हो त्रिभुज कितना है, 1 है, ठीक है। कुल त्रिभुजों की संख्या तो आप यहां बता सकते हैं 6, 4, 10, 3, 13 और 1, 14, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। तो ये आपको बोला गया, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम लोग क्लास में सीरीज का कर रहे थे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व किए थे। मैं आप लोग को बोला था कि n² + 1 और -1 पर आप विशेष जोड़ दोगे। साथ ही मैं आप लोग को बोला था कि n प्रायः क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया गया जी। अब 5 को क्या लिख सकते हो, यदि हम लोग n को 2 ले लें और इसके स्क्वायर में 1 ऐड कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 1 5। नेक्स्ट वन देखो 10 है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का 9 और 1 10। अगला देख लीजिए कितना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 26 है। तो अगला प्राइम नंबर 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर + 1 करेंगे तो ये भी 26 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के जगह में आपको मिलेगा कितना, 50। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगला प्राइम नंबर है 7, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 50। आगे को भी आप चेक करोगे, कर सकते हो 122, तो 7 के बाद 11, तो 11 का वर्ग + 1 122, और 170 लिखोगे तो 11 के बाद 13, 13 का स्क्वायर + 1 तो 169 और 1 70। आंसर आपका 50, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन, ठीक। ये सार्थक क्रम में जमाना है, ठीक है। तो सार्थक क्रम में जब आप जमाओगे तो सबसे पहले इन क्रम को एक व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। सबसे पहले हाथ में चाबी होना चाहिए, तो चाबी होना चाहिए, तो पहले हम लोग चाबी लेके चलेंगे। अब चाबी से किसको खोलेंगे, ठीक है, ताला को, तो आप लिख सकते हो ताला। ताला किस में लगा होगा, तो दरवाजा में। दरवाजा खुलेगा तो आपको मिलेगा कमरा, और उसी कमरा में आप अपने सुविधा अनुसार स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये एक व्यवस्थित क्रम होगा, ठीक। अब रही बात क्वेश्चन में, तो ऐसा लिखा नहीं है, आप इनके क्रम को बोलोगे। तो पहले चाबी है, चाबी का क्रम कौन सा है जी, 1 है। ताला 3 है, दरवाजा 2 है, कमरा 4 है, और स्विच ऑन 5 है। एक व्यवस्थित क्रम होगा 1 3 2 4 5। तो 1 3 2 4 5 कौन सा है, तो ऑप्शन सी, ये हमारे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर वही क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या होगा सबसे पहले, तो देखो पहले क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। सदस्यों से क्या बनेगा, तो आप लोग लिख सकते हो परिवार बनेगा, ठीक। अब सदस्यों के बाद जैसे आप देखोगे तो आपको परिवार मिल गया, ठीक। तीसरा में क्या होगा, तो एक क्या बनेगा जी, आप लोग लिख सकते हो समुदाय बनेगा, और उस समुदाय के बाद एक क्या बन जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे मोहल्ला, और मोहल्ला के बाद बनेगा क्या, देश। तो एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उत्तर में, ठीक, कुछ आपको डिफरेंस भी देखने को मिले, बाकी हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए पहला सदस्य, परिवार, समुदाय, मोहल्ला और देश। सदस्य कौन सा है जी, 3, परिवार 1, समुदाय 2,
मोहल्ला 4 और फिर 5, तो आंसर 3 1 2, ठीक है, सॉरी 3 1 2 4 और 5 होना चाहिए, लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा? ए, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा अगला क्वेश्चन। यहां पे देखो, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। अस्पताल में प्रशिक्षित लिखा, तो पहले तो अस्पताल एक ट्रायंगल को बता रहा है, ठीक है, ध्यान देना। अब उसके बाद क्या बोला गया? प्रशिक्षित अविवाहित नर्स। अब देखो वृत्त में क्या बोला गया है? विवाहित, तो जो वृत्त वाले हैं वो विवाहित हैं, इसीलिए इसको हम लोग जब, ठीक है, लिखेंगे तो इतना कुछ क्या हो जाएगा जी, तो आप इनको आप हाइट कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में अविवाहित बोला गया है, ध्यान देंगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या बोला गया देखिए, तो फिर से उसको पढ़िए। आपको बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान देना, क्या लिखा है? प्रशिक्षित, और वो कौन? नर्स। तो प्रशिक्षित किसके अंतर्गत आ रहे हैं जी? अब यहां पे बोला गया, देखो एक किसके अंतर्गत है, ठीक है, तो या तो आप उसको एक स्क्वायर बोलेंगे या फिर रेक्टेंगल बोलेंगे। तो प्रशिक्षित नर्सों के बारे में बोला गया और नर्स ट्रायंगल में है, तो ये वाला भाग भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझना। ऊपर से जो एक आप देख रहे हो, तो एक जो आप देख रहे हो, ये एक क्लियर रखना, प्रशिक्षित को नहीं बता रहा है, क्योंकि प्रशिक्षित हम लोग को किसके अंतर्गत मिलेगा? तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंतर्गत मिलेगा, इसीलिए आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो आप लोग लिख सकते हैं 4। एक बार और अपने से ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेना। तो ये एक क्वेश्चन था, इसको भी मैं आप लोग को बोला था कि आप इसमें दो चीजों को देखेंगे, एक रिपीटेशन और दूसरा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम। यहां पे देखो ADB, यहां पे मैं C ले लेता हूं ताकि आपको ये चारों अल्फाबेट मिल जाए, तो पहला C आ गया। फिर देखो AC, यहां पे D है, तो हम लोग क्यों ना इसको B ले लें, फिर 4 मिल जाएंगे, तो अगला B होगा। अब यहाँ पे A और फिर से B ले लेते हैं ताकि ABCD हो जाए, ये B। देखो DCB है, यदि A ले लेते हैं तो फिर चारों अल्फाबेट मिल जाएगा, ठीक। DBC है, फिर हम लोग A ले लेते हैं तो ये भी चारों मिल जाएंगे, और लास्ट में CBDA। मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए था दी? CBBAA। कर सकते हैं, चलो वैसे देख लो, एक क्वेश्चन ये था, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार दे रहा हूं। देखिए ये सेडेड था, ये भी क्या था? सेडेड था, ये भी क्या था? सेडेड था। इसमें ये वाला पार्ट सेडेड है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट सेडेड है, इसमें 3 पार्ट आप लोग को सेडेड दिया गया है, ठीक है। एक बार आप मिलाएंगे, डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं, इसमें पूरा भाग सेडेड है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो जब हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, प्रसारित पासा का क्वेश्चन है। प्रसारित पासा का क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले तो इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस भाग का विपरीत आपका ये डॉट वाला मिलेगा, यहाँ पे आप डॉट वाला कर सकते हैं, इस वाले का ये मिलेगा, तो दोनों के दोनों ब्लैंक हैं। और जो सेंटर है इसके लिए जो भाग मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 4 भागों में बांटा है और 4 में से 3 भाग, ठीक, इनको जब आप देखेंगे तो ये सेडेड है। तो जब यहां पे आप देखोगे, आप यहां पे मेंशन करना कि विपरीत जो फलक होते हैं एक साथ कभी दृश्य सतह नहीं होते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। तो एक साथ दृश्य सतह नहीं होते हैं मतलब, अब इसको हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखेंगे जी? तो पहला वाला ये तो संभव नहीं है, ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 अलग अलग खंड में हम लोग को सेडेड देखने को मिल ही नहीं रहा है, ठीक। नेक्स्ट वन देखें तो देखो ये तीनों भाग दिख रहे हैं, पॉसिबल है 2 हो सकता है, ठीक। अब अगला देखेंगे तो तीनों ब्लैंक हैं, ये दिख भी रहे हैं, ठीक है, तीनों अपोजिट हैं भी नहीं, तो ये भी संभव है। और वहीं यदि मैं इसकी बात करूं तो कहीं भी पूरे भाग सेडेड नहीं है, तो ये भी कैंसल। तो 1 और 4 कैंसल, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए केवल 2 और 3, ठीक है। तो ये, ठीक है, खुली भर्ती में पूछे गए प्रश्नों का एक विश्लेषण रहा, ठीक है। इनके उत्तरों से आप अपने दिए गए उत्तरों की जांच कर सकते हैं, ठीक। अब व्यापम के अनुरूप जो मॉडल आंसर जारी होगा, ठीक है, जो उत्तर दिए जाएंगे वही फाइनल रूप से, ठीक है, सही रहेंगे।
बाकी जितने भी प्रश्नों का आपने विश्लेषण देखा ये अंतिम रूप से सही होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। रीजनिंग सॉल्ट, ठीक, तो ये बुक भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एक व्यवस्थित रूप से संकलन है। ठीक है, जिसमें कई प्रश्न व्यापम, पीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, उनका समावेशन रखा गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग। चलिए आगे देखेंगे महिला बाल विकास खुली भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन सेगमेंट से कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न विगत वर्ष में पूछे गए ही क्वेश्चन थे जी, है ना। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। ओजोन परत अवशोषित करती है ना। तो याद रखना परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, इन्हीं किरणों के कारण कैंसर रोग होता है जी, स्किन डिसीज होता है ना, जब स्किन पड़ता है तो इसी तरह। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेट के आविष्कारकर्ता कौन है। तो रॉबर्ट ई कहान और विंटर्स ग्रेसर, है ना। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर पुस्तक है जी, हॉस्टल वार्डन के लिए इसको जरूर अध्ययन कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका मुख्य स्रोत है परमाणु संलयन, और ये अनियंत्रित संलयन होता है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम निर्माण होता है ना। इसी के तहत जो ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक, वही सूर्य प्रकाश के रूप में, तापमान के रूप में दिखाई देता है या आता है। ठीक है, एक संक्षेप सरल शब्दों में। नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। कई बार ये प्रश्न आ चुका है जी, इसका आंसर जाएंगे बहादुर शाह जफर। 27 नंबर, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात न जी बंद कर दिया गया था योजना आयोग को, और फिर नीति आयोग शुरुआत किया गया, है ना। तो अभी वर्तमान में कोई भी योजना पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। जिसका आंसर जाएंगे जी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे 30 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी अनुच्छेद 32। इसी के तहत याद रखना हमें 5 प्रकार की रीट मिलती है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा से भी इसको परिभाषित किया था। शब्द का ख्याल रखना, ठीक जी। 31 नंबर, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है। तो सतनाम पंथ के संस्थापक है छत्तीसगढ़ में जी संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, याद रखना, है ना। ठीक है जी, ये हमारा एक सामान्य अध्ययन का पुस्तक है जी। इसमें संक्षेप संक्षेप में पूरा ऑल सब्जेक्ट है, याद रखना, है ना। ठीक है, तो इसको व्यापम वगैरह के लिए अवश्य पढ़ाई करें। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार है। एक याद रखना, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएंगे शहीद कौशल यादव। ठीक है, शहीद कौशल यादव पुरस्कार। और शहीद विक्रम जो पुरस्कार होता है ऐसे खिलाड़ियों को देते हैं जिन्हें अन्य कोई पुरस्कार न मिला हो, लेकिन लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग ले रहे हो, है ना। ठीक है, यदि हमारे विशिष्ट अध्ययन पार्ट 1 पार्ट 2 डीप हैं, उसको न पढ़ के आप संक्षेप में सीजी पढ़ना चाह रहे हैं, तो यह है छत्तीसगढ़ समग्र क्विक रिवीजन के रूप में है। ठीक है, तुरंत रिवाइज कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं जी वे उष्मा के उसमें जो हेयर लाइक जो संरचना होती है उसके बीच में हवा भर जाते हैं। इसी कारण याद रखना यह कुछ अलग कार्य करता है, इसलिए उष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, उसके बाद देखना बाहर जाने नहीं देता, उसे अवशोषित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही समूचे भारत में स्थित देशी रियासतों का एकीकरण किए थे, विलीनीकरण किए थे जी, है ना। नेक्स्ट, महानदी का उद्गम हुआ है जी कहां से। सिहावा पर्वत के गणेश घाट नामक स्थान से, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रदेश। ये है जी हमारे छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का 10वां एडिशन। ये पार्ट 1 ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा है, और ये पार्ट 2 याद रखना। अभी वर्तमान में यही लेटेस्ट है, कृपया विद्यार्थीगण इन्हीं को खरीदें, है ना।
छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर वाला है, रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, भारत के महान्याय से आधार पर दोनों सही होगा, रखना। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 है ना, अभी बहुत चर्चित है जी, के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखना जी, ये पीएससी वगैरह में भी आएगा भविष्य में, पात्रता और अपात्रता ध्यान रखना। पात्रता में क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 1 अप्रैल 2023 को 18 से 35 वर्ष तक के बीच हो, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, 1 अप्रैल 2023 से 2 वर्ष पूर्व रोजगार पंजीयन हो, वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो तब पात्र होंगे, और ये अपात्र की सूची है ना। तो देखिएगा, प्रति माह 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, सत्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक, ये भी है। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय से 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष पंजीयन चाहिए, तो सी इसका रॉन्ग है जी। वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो, ये भी सत्य ध्यान रखता है ना। नेक्स्ट, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? एकदम सिंपल है जी, कृषि, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें 16 प्रकार के खेल हैं, ये भी सही है जी, ठीक है। प्रदेश भर में 6 स्तरों पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। राज्य युवा मितान क्लब स्तर 1, जोनल स्तर 2, विकास खंड स्तर 3, जिला स्तर 4, संभाग स्तर 5 और राज्य स्तर 6, याद रखना, ठीक है, ये भी सत्य है। आयोजन का दायित्व तो ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिया गया है, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर याद रखना, राज्य युवा मितान क्लब को दिया गया है, तो ये आपका डी इसका रॉन्ग है जी, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो इसका आंसर आएंगे दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो ये पेटेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार। इसका आंसर होगा खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, रखना, ठीक है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है जी, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए? अभी हाल ही में प्रश्न आया था, फिर रिपीटेड, अभी आपको पूछा था इसको। इसका आंसर है ये 17, ठीक है, 17 लिस्ट आप देख सकते हैं, रखना, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो? तो पागल हो या दिवालिया हो, इसकी घोषणा रखना सक्षम न्यायालय के द्वारा की जाती है, ठीक जी। ये हमारा सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये अपडेटेड है जी। ये आपका 8वां एडिशन है। इसमें सीजीपीएससी और व्यापम में अब तक पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। तो यदि आप अगले व्यापम परीक्षा में अचूक तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसको निश्चित तौर पर सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इसका आंसर है जी भारत में होगा, है ना, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हम सब जान रहे हैं जी 3 है। कौन कौन सा? इंद्रावती, संत गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर वैली, ठीक है। त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? स्पीकर, अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को संबोधित कर देगा, बिल्कुल सही है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित कर देगा, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सभापति उप सभापति को संबोधित नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति सभापति न होकर वो मूलतः उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देंगे, न कि उपराष्ट्रपति को। आपको घुमाए है लाइन लेकर, है ना, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। किंतु उप सभापति सभापति को देगा, ये सत्य होगा, है ना, ठीक है। इसका याद रखना जी 4, 1, 2 सही होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेंगे, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे जी। नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? इसका आंसर हो जाएंगे जी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद को लेकर जो समाधान समझौता हुआ, तो उसी को बोलते हैं नामसाई। चक्रधर समारोह कम से कम आज तक 15 से 20 बार ये प्रश्न आ चुका है, और हम सब जान रहे हैं जी ये रायगढ़ के
रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन आयोजन होता है। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन सेगमेंट से पूछे गए प्रश्न हैं, तो बढ़िया पढ़ाई कीजिए जी, है ना। इन प्रश्नों से मोटिवेशन मिलेगा आपको और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती परीक्षा का, ये हिंदी सेगमेंट का है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, वर्तमान पैटर्न में अभी जो प्रश्न आ रहे हैं, लगभग व्यापम के 12-13 एग्जाम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्न नहीं रिपीट हो रहे हैं जी, है ना। तो मेरा वही बार बार आपसे अनुरोध रहेगा, और इसमें भी देख सकते हैं आगे के लिए भी तैयारी करने के लिए विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिए। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतने आपके लिए हित कर रहेगा, है ना। चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध, तो मैं बोलूंगा जी अंडरलाइन कर लो कि क्या चीज पूरा है। अशुद्ध वाक्य, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। ठीक है, यह हमारे बुक में लाइन टू लाइन दिया हुआ है जी, पुस्तक में, हमारा पुस्तक हिंदी विशिष्ट अध्ययन में लाइन टू लाइन दिया है। व्यापम पीएससी का एकदम परफेक्ट पुस्तक है ना। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं नहीं, रखता हूं होगा, रखना रखता होगा, तो ये रॉन्ग है। यह काम आप पर निर्भर है, सत्य है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं नहीं होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये सब हमारे पुस्तक में लाइन से दिया हुआ, रखना आगे आप देख सकते, मिल जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो आप लोग कई बार पढ़े होगे जी उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले आकर, उसके याद रखना, विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे हृदय में स जोड़ दिए तो सहृदय, है ना, हृदय। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, वो आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल कौन सा है। तो ये कंडीशनल है, कंडीशनल। वो आएगा भविष्य में तो मैं भविष्य में जाऊंगा, इसके लिए स्पेशल होता है हेतु, हेतु मत भविष्य। हमारे पुस्तक में उदाहरण तक भी दिया है जी, वह आए तो मैं जाऊं, यह हमारे विशिष्ट हिंदी पुस्तक में दिया, रखना पुस्तक में दिया है, उदाहरण तक को भी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है जिन खंडों, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ कहते हैं। वे शब्द जिनको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं आता उसको बोलते रूढ़ शब्द। जैसे चावल हुआ, इसको तोड़ोगे तो चावल, क्या अर्थ है। योग रूढ़ जी, ये तो मतलब योग से बना होता है। जैसे जलज, जलज से आशय क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, है ना। लेकिन जलज से आशय जल में जन्म लेने वाला मतलब सीपी, घोंघा, कमल, बहुत सारी चीज होंगे, लेकिन ये स्पेशल कमल के लिए यूज होता है जलज, तो उस शब्द को बोलेंगे योग रूढ़, है ना। मतलब उसका याद रखना, बहुत सारे अर्थ होंगे लेकिन किसी एक अर्थ के लिए उसका प्रयोग करते हैं, किसी एक ही वस्तु के लिए, तो उसको बोलेंगे योग रूढ़, है ना। और योग से बना हुआ, 2 शब्दों की योग से बना हो, है ना, जैसे विद्यालय, है ना, हिमालय, है ना। उसके बाद विदेशज, तो विदेश धनज, विदेश से आया हो शब्द को बोलेंगे विदेशज, याद रखना, है ना। ये देख सकते हैं, याद रखना, हमारे पुस्तक में दिया हुआ है जी, लाइन से, पेज क्रमांक 188 में है। वे शब्द जिनका खंड सार्थक न हो तथा जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो उसे रूढ़ कहते हैं, है ना। एग्जाम में आया हुआ है, ये यौगिक लाइन से दिया हुआ है सब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है जी, तो गहरी दोस्ती। ये देखिए दांत संबंधी जो हमारे कहावतें सेगमेंट उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट जी संज्ञा, समवाचक संज्ञा, तो जो सिंधु है ये व्यक्तिवाचक है। ठग याद रखना भाववाचक, ठगना क्रिया हो जाएगा। तूफान याद रखना जातिवाचक है। जो गिरोह है, गिरोह बहुत सारे लोगों का समूह होता है। ये पुस्तक में हमारे देखो लाइन से दिया हुआ है जी, लाइन से दिया हुआ है ना। तो एकदम विश्वास करके विशिष्ट हिंदी पढ़ो, आराम से बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे यह कोई नया काम नहीं है, देख लो, यह कोई नया काम नहीं, यह मतलब फिक्स है, निश्चित है, याद रखना। इसका कारण हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक जी, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, अनुनासिक, तो याद रखना जी ये अनुस्वार है, ये है अनुनासिक। यदि चंद्र बिंदु के साथ हो तो इसको बोलते हैं अनुनासिक, और यदि केवल बिंदु उसको बोलते हैं अनुस्वार। ये कई बार आ चुका है, हमारे विशिष्ट हिंदी में दिया हुआ है, ये आपका अनुस्वार, ये अनुनासिक, है ना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो परोक्ष।
समक्ष का क्या होगा, तो परोक्ष होता है, सामने का पीछे, पीछे कौन छिपा है, सामने आप, है ना। उसके बाद अक्षम का जाएंगे सक्षम, ये भी हमारे पुस्तक में दिया हुआ है जी, प्रत्यक्ष का परोक्ष, है ना। उसके बाद जाएंगे तदहो शब्द के स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे जी, यदि शब्द के अंत इकारांत हो तो वह हो जाता है स्त्रीलिंग, जैसे नदी, गोष्ठी, कहानी, कटोरी, रोटी, है ना, बाल्टी, चूड़ी, इमली, टोपी, चिट्ठी, उदासी, कवाली, याद रखना, है ना। तो ये याद रखने, इसका क्या आंसर जाएंगे, तो रोटी याद रखना जी। उसके बाद देखिएगा बात करना, छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, तो इसका जाएंगे ओझियाना, ठीक है, बोलते हैं ना जी, आजकल वो हमारा नहीं ओझियाएगा खबर दो, है ना। तो ओझियाना मतलब बात करना, याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद जाएंगे छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, तो गाड़ी में ना जी ऐसा चक्का होता है, इसके बीच याद रखना, यहाँ पर एक फीट होता है, जिसमें एक रॉड लगता है इसमें, है ना, दूसरे चक्का के लिए, ठीक। तो इसमें याद रखना न घिसे बोलकर जो जली हुई ऑयल होता है उसका याद रखना, इसमें चारों तरफ डालते हैं, इसी बोलते हैं ओंगना। ओंगना मतलब होता है जी, यह हमारे हिंदी बुक में दिया है ना, ओंगने के लिए तेल, लेकिन क्या, गाड़ी के ओंगने के लिए तेल, है ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे मैं अपन काम स्वयं कर लूं, तो मैं जब सर्वनाम पढ़ाता हूं बार बोलता हूं निजवाचक सर्वनाम महत्वपूर्ण है, निजवाचक, मैं अपन काम स्वयं कर लूं, स्वयं, है ना, तो ये जाएंगे आपका निजवाचक जी, ठीक। हमारे पुस्तक में दिया भी है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, मैं अपन काम स्वयं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष मतलब आंखों के पीछे, ठीक है। उसके बाद दर्शनी मतलब देखने योग्य, और परोक्ष मतलब जो आंख के सामने न हो, यहां पर दिया है देखो, आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष पूरा आंख से संबंधित, देखने से संबंधित रखना, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारा पुस्तक है विशिष्ट हिंदी, एकदम व्यापम के लिए, पीएससी के लिए एकदम परफेक्ट पुस्तक है, जितने ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतना आपके लिए लाभकर रहेगा, पूरा याद रखना, टाइप एकदम क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिल जाएंगे आपको, है ना, एकदम बढ़िया बनाया गया है। आजकल हमारे ही पुस्तक को कॉपी पेस्ट करके लोग मानक सिद्ध करते हैं विभिन्न पदों पर, जैसे हमारे एक हमारा एक छत्तीसगढ़ी वस्तुनिष्ठ पुस्तक आता है, उसी को लाइन टू लाइन काप करके जगह जगह बांट के रखना, मानक सिद्ध करते रहते हैं। बाकी ये सब दिन रात मेहनत करके हम लोग बनाते हैं जी, जैसे आज पेपर हुआ, पूरा दिन भर में बैठ के इसको बना रहा हूँ, साल ऐसे बनाते हैं, है ना। और ये जितने भी याद रखना कॉपी पेस्ट गैंग है जो विभिन्न पदों पर रहे होंगे, उसके बाद याद रखना कॉपी पेस्ट करके छाप देते हैं जी, है ना। हमारा क्या है जी, एक कोचिंग संस्थान है पब्लिकेशन के साथ, इस कारण अदर कोचिंग संस्थानों को सपोर्ट नहीं करेगा, और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसी को मानक बोल के देते रहते हैं। बाकी आप मूल प्रति यही है, ठीक है, आप जरूर पढ़ेंगे इसको। परिमाण बोधक क्या हो जाएंगे जी, नुकीला तो नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, 10 हाथ जगह ये होगा जी, रोगी भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये हिंदी सेगमेंट से पूछे गए प्रश्न याद रखना, हिंदी और छत्तीसगढ़ी से, एकदम बढ़िया था, ठीक है। और जैसे भी हो भगवान करे, अब तो सबका तो नहीं हो सकता, मैं बोलूं कि सबका हो जाए तो संभव तो नहीं है, जो अच्छा पढ़े हैं, जो अच्छा बनाए उनका होगा, किंतु यदि आप कुछ अंकों से चूक रहे होंगे तो अपने आप में सुधार करो, आगे भविष्य देखोगे कैसे बेस्ट करें, और हम इस बार अचूक तैयारी करें, ठीक है। और इस आपकी इस अचूक तैयारी में हमारा एचआर पब्लिकेशन की पुस्तकें बहुत सहयोग करेगी आपको, ठीक है। ओके, धन्यवाद। नमस्कार, हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस किसके बारे में, महिला पर्यवेक्षक के जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आया था उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, ये सेट डी का क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ 76 है तो 76 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन है माई प्लस ब्लैंक हैव कम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये नाउन का क्वेश्चन है, नाउन की किस चैप्टर का क्वेश्चन है, नंबर का, ठीक है ना। तो नंबर में ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो चीजें दिखती हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह की चीजें, इनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन कहा जाता है, ठीक है, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि इसका जो मेन वर्ड होता है ना, मेन वर्ड में ही आपको लगाना होता है एस या ई एस, जरूरत के अनुसार, है ना। तो मेन वर्ड कैसे पता चलेगा, आप देखिएगा, पहचान लेंगे आराम से। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेप ब्रदर लिखा है, तो स्टेप ब्रदर में मेन वर्ड कौन सा है, ब्रदर है ना, मेन वर्ड ब्रदर है, तो ब्रदर में ही क्या होगा, ब्रदर्स बनेगा, ठीक। उसी तरह से
यहां पर दिया हुआ है सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, तो इसमें मेन वर्ड कौन सा है, सिस्टर है, तो इसी का प्लूरल बनेगा, यानी कि सिस्टर्स इन लॉ होगा, इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77 में क्या बोला है, दीज बुक्स ऑफ ब्लैंक दिया हुआ है आर वेरी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा यहां पे क्या लगाना है, आपको यहां लगाना है कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस इसमें से कौन सा है, ठीक है, देखिए ये नहीं है क्योंकि ये पजेसिव केस है, देयर्स, देयर भी पजेसिव क्या है, ये भी पजेसिव केस है, हालांकि ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये जो है ये सब्जेक्टिव है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है, तो ये तीनों का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देम सही होगा, और देम होने का एक और कारण ये भी है क्योंकि जो ऑफ आया है ना उसका अर्थ यहाँ में से के अर्थ में हो रहा है, में से, तो यहां आप देखिएगा दिस बुक्स ऑफ देम, ठीक है ना, उन पुस्तकों में से ये पुस्तकें जो है वो इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा बोल रहा है। तो में से के अर्थ में जब ऑफ का प्रयोग होता है तो उसके बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ब्लैंक ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टली एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन का आपको प्रयोग करना है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ना जेंडर का क्वेश्चन है, देखिए जेंडर का क्वेश्चन है। जेंडर क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो मिल्कमैन होता है, मिल्कमैन, ठीक है, मिल्कमैन होता है उसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है, मिल्क मैड होता है, मिल्क मैड। तो यहाँ ध्यान रखिए कि मिल्क मैन का मिल्क वुमन नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मिल्क मैड दिया है, और आपको घुमाने के लिए मिल्क वुमन भी दे दिया, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ कोर्स, ठीक है ना। कोर्स का एंटोनिम क्या होगा बोल रहा है, कोर्स मतलब क्या होता है, खुरदरा, ठीक है ना, थोड़ा सा अनकॉमन इस टाइप से है ना, खुरदरा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो डी होगा, क्योंकि अनएवन का, रफ का, प्रिकली का, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, कोर्स ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, मिसेस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट अ कॉलेज इन भिलाई, ठीक है, दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है, कौन सा, देखिए यहाँ पे लिव्स दिया हुआ है और यहाँ टीचेस दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात हो रही है, ठीक है ना। सी ब्लैंक फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरीडे, ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि वह क्या होती है, वह दुर्ग भिलाई में आना जाना करती है, अप डाउन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम गोज लगाते हैं, गोज अप एंड डाउन, तो ये सेंस यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा डज अप एंड डाउन, ठीक है ना, डज अप एंड डाउन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, ग्रामर के अनुसार इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ हैड रन अवे, बिफोर द पुलिस हैड कम द थीफ हैड रन अवे दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, आप पास्ट परफेक्ट पहले लगाइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बिफोर या आफ्टर जोड़ना होता है कंजंक्शन के रूप में, फिर लगाना होता है पास्ट सिंपल लगाना होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, यानी कि पास्ट सिंपल के पहले बिफोर या आफ्टर का आपको यूज करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, तो इसके पहले आया हुआ है बिफोर, ठीक है, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस है, द थीफ हैड रन अवे लिखा हुआ है, ठीक है, तो द थीफ हैड रन अवे जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको एक्चुअल में क्या हुआ है, कॉमन लगा करके पहले सेंटेंस को बाद में, दूसरे सेंटेंस को पहले किया आपको घुमाने के लिए, लेकिन सेंटेंस का पैटर्न वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर मैनी स्पॉटी ब्लैंक दिया है इन द फ्लॉक, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये नाउन का है, ठीक, कलेक्टिव नाउन का है, इसमें क्या होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है एक्चुअल में सीप का प्लूरल फॉर्म सीप ही होता है, ठीक है, और ये एक्चुअल में होता क्या है, फ्लॉक ऑफ सीप होता है, फ्लॉक ऑफ सीप, यानी कि भेड़ों का झुंड एक तरह से बोल सकते हैं।
तो ऊपर जो दिया हुआ है वो शीप के बारे में बात कर रहा है और शीप का प्लूरल शीप ही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहा है, वर्ब जो है वो प्लूरल में लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो आपको शीप ही लगाना है क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, शिप्स नहीं होता। और ये अलग मीनिंग बता रहा है और ये लैम भी अलग मीनिंग बता रहा है, इसलिए शीप हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, स्पेलिंग के बारे में ध्यान देना है कि स्पेलिंग इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो स्पेलिंग सही है वो क्या है, मेंटेनेंस। ये जो है बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MEINTENANCE, मेंटेनेंस इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला 84 नंबर क्वेश्चन, द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, हु स्टार्ट्स द पंप, हु स्टार्ट्स द पंप, ये किस, इसका करेक्ट वॉइस आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिए, हु स्टार्ट्स द पंप में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, क्या होता है, पहले आपको बाय हुम लगाना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को लेकर के बनाना होता है, फिर V3 लगाना है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और यदि कोई उसके अलावा कोई बचा हुआ शब्द हो तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप देखेंगे, बाय हुम लगाया, इज एम आर में कुछ लगाना है तो इज लगाया हुआ है, फिर लगाया हुआ जो सब्जेक्ट उसमें था, जो जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम इसको पम को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, पम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो बाय हुम इज द पंप स्टार्टेड, देखिए V3 लगाया हुआ है, उस पर अलावा कोई शब्द नहीं बचा हुआ है तो रेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आपको जेंडर पहचानना है कि इसका मॉन्क का, मॉन्क मतलब क्या होता है, साधु होता है। ठीक है, साधु, तो उसका क्या होगा, साध्वी होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो नन होगा, NUN, नन। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक, ठीक, खुली भर्ती में जो हुआ गणित विषय, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि ठीक है पहले से कुछ अनुमान था कि प्रश्न हमसे वही पूछे जाएंगे जो पुराने पूछते आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हुआ यहाँ भी, जैसे आप देखेंगे तो कुछ पुराने प्रश्नों का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे इसमें आपको जो दिया गया है। ठीक, यहाँ पे प्रतिशत से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रायः देखना हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके लिए आप लोग देखेंगे तो हमारी एक बुक है जो गणित है। ठीक, आप इनसे भी ऐसे प्रश्नों का समावेशन देख सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको मिला यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा गया, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग हमेशा प्रारंभिक मूल्यों की बात करते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, 100, और यदि 90% बढ़ेगा, 90% बढ़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यही मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 190। कुछ लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहां से एक एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 10 रुपए मान लो ना, और 10 रुपए मान लो तो 90% बढ़ेगा तो 9 रुपए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 19। अब प्रारंभिक मूल्य जब 10 था, अंतिम मूल्य 19 हुआ, तो यदि इसको हम लोग को वापस पहली जैसी स्थिति में लाना है तो हम लोग को प्रतिशत कमी के ऊपर ध्यान देना होगा। प्रतिशत कमी के लिए सबसे पहले कितनी कमी हो रही है उसको ध्यान देते हैं। देखो, वस्तु 90 हो चुका है, सॉरी 90% बढ़ चुका है, 19 हो चुका है, 19 से 10 होने के लिए उसको 9 कम करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखे जी, 9। अब किससे कम हुआ, बात उसकी होती है, किससे कम हुआ तो 19 से, आप यहाँ पे 19 लिख लेंगे, और इनटू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100, क्योंकि डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 900/19, और इसको इक्वेट करेंगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि इससे पहले हम लोग को 25 और 20 मिलता था, और इस बार उन्होंने 90% बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। मिलान करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% की हानि पर, देखिए यहां पे क्या लिखा, तो 20% की हानि पर बेच देता है। अब बी उसी वस्तु को क्या करता है, ठीक, तो सी को 20% के लाभ पर बेचता है, और अंत में सी जो है उस वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है।
तो इनको भी बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप फ्रैक्शनल जा सकते हैं या फिर परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला यूज करके चलते हैं कि जो अंतिम मूल्य होगा, ठीक है, जो अंतिम व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा वो किस मूल्य पर होगा। वहीं यदि प्रारंभिक मूल्य की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रारंभिक मूल्य। और यदि हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये क्या हो जाएगा जी, तो 100। यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस का साइन और कमी हो रहा है तो माइनस का साइन, ठीक है। सेम चीज जब आप इसको और आप लिखेंगे, जैसे मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है, एक से अधिक बार होता है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न में देखिए आपको अंतिम मूल्य 480 दिया है, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है, लेट सपोज x है, ठीक। पहली बार में उसको 20% की हानि हुई तो 100 में 20 माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 100 प्लस 20 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100, लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसी को हम लोग फिर से इक्वेट कर सकते हैं, ये 480 इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो x, यहाँ क्या हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं, तो इंटू 80/100 और इंटू 120/100। आगे आप x इक्वल्स टू जब सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 120। सॉल्व करेंगे ये 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर आप इससे सॉल्व करेंगे ये 20 और ये कितना 5, तो x की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो क्या हो जाएगा 500 रुपए, ठीक है। तो आंसर आपका होगा कितना इसका 500 रुपए, ठीक। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स जो, ठीक है, खरीदी बिक्री होता है, ठीक है, खरीदना और बेचने वाली बात होती है, वहां पे आप चाहो तो समतुल्य प्रतिशत जो है, ठीक है, उनको भी आप निकाल सकते हो। तो यदि मैं बात करूं तो देखो 20% और 20% है, दोनों के लिए समतुल्य यदि हम लोग देखें तो आप उसी के अनुरूप लिख सकते हैं उसको, 4% की क्या होगी उसको हानि होगी। अब यहां पे आप देखेंगे तो देखिए किसमें 4% हानि होने पर 480 रुपए मिलेगा, तो पहला ऑप्शन 500 है, ऑप्शनल जाएंगे, पहला ऑप्शन 500 लेके चलेंगे, तो 500 का 4% यदि आप लिखेंगे तो 500 का 4% 20 के बराबर होगा। और यदि 20 रुपए की हानि हो रही है तो 500 में 20 माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा 480। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो ये अनुपात पर आधारित था, तो ये तो मैथ्स वालों के लिए काफी आसान रहा, बाकी आप नॉन मैथ्स वाले हो तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान किया होगा, ठीक है। 2 टू द पावर 1.5 अपॉन 2 टू द पावर 0.5, देखिए दोनों के बेस कॉमन है और डिवीजन के केस में है, तो यहाँ पे पावर्स जो है वो आपस में घट जाते हैं, तो जब आप नीचे से पावर ऊपर लेके जा रहे हैं तो नीचे में बेस भी बदल जाएगा, और इस बार बेस जो होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो 1। कुछ लोग इसी को 2 टू द पावर 0 लिखते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। देखिए 1.5 से 0.5 माइनस होगा तो 2 टू द पावर 1 और अपॉन में 1, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो 5 प्राकृत संख्याओं का औसत m है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखना आपको हमेशा मिलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को जब औसत वाले लेक्चर ले रहा हूँ देखना, तो औसत वाले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे आपको यही चीज बस फोकस करना होता है कि आप वहां पे और कितनी संख्याओं को शामिल कर रहे हैं, ठीक है। बार बार ये चीज आपको बोला जाता है, यदि याद होगा तो यहाँ पे आप 3 संख्या शामिल कर रहे हो, आप लोग को बताया जाता है कि जितनी संख्या शामिल करते हैं बटा 2 कर देते हैं और उतने की ही हम लोग को क्या मिलती है, वृद्धि मिलती है। तो आंसर 1.5, यदि जिन लोग पढ़े होंगे याद होगा तो आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते थे 1.5। जिन लोग नहीं पढ़े हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है तो आप पहले, ठीक है, औसत को m लिख दो। पहले 5 संख्या थी जी, तो क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो m के बाद एक अधिक होगा m+1 और m+1 के बाद एक अधिक होगा m+2। इससे पहले हम लोग जब लिखेंगे m-1 और ये क्या होगा m-2, तो आप लोग को यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो आप लोग देख रहे हो ये वो 5 संख्या हैं जिनका औसत m होता है और क्रमागत भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यदि लिखें तो 3 और संख्या शामिल करेंगे, वो भी आगे की, तो आगे की 3 संख्या जब शामिल करेंगे, कौन कौन सी 3 संख्या होंगी, m+3, m+4 और m+5, ये 3 संख्या हैं, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं
क्योंकि अब हमारे पास टोटल 8 संख्या हो चुके हैं, तो संख्या हमारे पास अब 8 है। यदि बातें होंगी योग की तो हम लोग लिख सकते हैं 8 बार m और प्लस ये सब तो 0 हो जाएगा, +2 -2 +1 -1, लेकिन 5 4 9 और 3 12, ठीक है। और औसत बराबर, ठीक, आप लिखते हो योग बटे संख्या, तो यहां पे 8m + 12 अपॉन 8, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये m हो जाएगा और प्लस यही आपको मिल जाएगा 1.5। ध्यान रहे m प्रारंभिक औसत था, पहले का औसत था, और उसमें प्लस में यदि डेटा मिल रहा है तो क्या हो रही है वहां पे वृद्धि 1.5। आपका आंसर क्या होगा 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो पहले तो उस धन के बारे में लिखते हैं, ठीक है, जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। हम लोग उसी धन राशि को कितना मान लिए जी, p रुपए। दर की बात करें तो दर हम लोग को देखो दिया नहीं गया है, क्या लिख लेते हैं इसको हम लोग r%, और उसी को हम लोग से पूछा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं r% वार्षिक। यदि मैं समय की बात करूं तो क्वेश्चन में समय गिवन है, कितना है 16 वर्ष। और यदि मैं फिर से गुने की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, वो इस राशि का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। यदि आप 100 मान के चलते हो तो 100 भी ले सकते हैं, ठीक है, पहले 100 रहेगा, बाद में 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास मूलधन है, आपके पास क्या है, मिश्र धन है, अर्थात कि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों है। आप इन दोनों से साधारण ब्याज बता सकते हैं, और साधारण ब्याज ध्यान दीजिएगा मिश्र धन और मूलधन का क्या होता है, अंतर होता है। तो आप इसी को 2p - p लिख सकते हैं, कितना मिल जाएगा जी, p रुपए। आप फॉर्मूला जानते हो इसका, साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना हो जाएगा 16/100, और बराबर कितना रहेगा, तो मूलधन p। देखिए यहां से p और p कैंसिल, r = आप लिख सकते हैं 100/16, मतलब ये आपको मिल जाएगा 6 सही 1/4, अर्थात कि 6.25%। आंसर आप लिखोगे तो 6.25%, ठीक है, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR 1:2:4, तब 5p² + q² + r², ठीक। तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा ये अनुपातिक सॉल्व होगा, ठीक है। अनुपातिक सॉल्व होगा तो p की वैल्यू, एक अननोन वैल्यू जो लिखेंगे x हो जाएगा। यदि q की वैल्यू की बात करें तो 2x हो जाएगा, और r की वैल्यू की बात करें तो 4x हो जाएगा। देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा 5p², तो आप इसको लिखोगे 5x²। फिर आपके पास q² है तो 2x का स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x² x²। 4 का क्या होगा जी 16 और x² x²। ओवरऑल इक्वेट करेंगे तो 16 4 20 5 25, ठीक, x²। 25 से मिलेगा 5 और x² से मिलेगा x, 5p। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जैसे आप इसको लिखेंगे तो ऊपर 4 नीचे 9 = समानुपात का शाब्दिक अर्थ बराबर होता है 12/x। आप यहीं से इक्वेट कर सकते थे कि 4 यदि 12 के बराबर है, मतलब 3 गुना है, तो 9 किसके बराबर होगा जी, तो ये भी 3 गुना होगा। आंसर क्या होना चाहिए था 27। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई x = 12 × 9 बाई कितना करना था 4, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती कितना 27। ये आपका फाइनल आंसर होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सप्ताह में कितने एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। तो हम लोग 1 घंटे को लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 घंटे कितने का बोला गया है, 1 सप्ताह। तो आप जब कभी भी दशमलव निकालते हैं हमेशा ध्यान देंगे कि ये यूनिट जो है वो समान होने चाहिए। तो क्यों ना हम लोग सप्ताह को घंटे में बदल दें, ठीक है। सप्ताह को घंटे में बदलेंगे तो पहले सप्ताह को हम लोग को दिनों में बदलना होगा। ध्यान रहे 1 सप्ताह 7 दिन के बराबर है, और यदि 1 दिन की बात करें, ठीक है, तो वो 24 घंटे के बराबर है। और यदि मैं यहीं से लिखूं तो 1 सप्ताह 24 सत्ते 168 घंटे के बराबर है। अब यदि 168 घंटे के बराबर है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऊपर 1 और नीचे कितना 168।
आप इसी को भाग देंगे तो लगभग में आपको आंसर मिल जाएगा 00595। ठीक है, आप आंसर लिख सकते हैं कौन सा, तो ऑप्शन ए 0.00595। ठीक, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, यहां भी क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना। पहले संख्या कितने हैं जी, तो आप इसको लिख सकते हो, तो पहले संख्या कितने हैं 12, इनकी औसत कितनी है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, कितनी है 15 है। अब कुल योग बता सकते हैं क्या इन संख्याओं का, तो कुल योग जो होगा संख्या इंटू औसत होता है, तो 12 गुणित 15 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 180। अब इसमें 41 क्वेश्चन में लिखा शामिल कर लिया जाए, तो 41 शामिल करने पर, तो 41 शामिल करने पर नया योग जो होगा, ठीक है ध्यान देंगे, नया योग पहले 180 था, अब 41 ऐड हो गया 221 हो गया। अब एक संख्या नया ऐड हो रहा है तो संख्या भी बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, आप लिख सकते हैं 13। इस प्रकार नया औसत जो होगा आप यहां पे बता सकते हो 221 बटा 13, तो 13 एकम 13, 9 बचेगा और 13 सत्ते 91। ठीक है, आप लिख सकते हैं नया औसत 17 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें भुजा बोल दिया 8 है, तो आप पहले 8 लिख लो। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, आप यहां पे लिखते हो क्या, √3/4, और यहां पे फिर लिखते हैं a² अर्थात कि 8 का स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये 8 8 64 होगा, नीचे में 4 है, तो आप एक बार सॉल्व करना, ये किसके बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 16√3 के बराबर। ठीक है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 16√3। अब बोला गया कि इनके तीनों भुजाओं पर एक वर्ग है। वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं जो हैं वो आपस में समान होती हैं, तो ये 8 है, तो ये सभी भी क्या होगा जी 8 होगा। तो ऐसे ही आप लिखोगे, देखो इसका क्षेत्रफल कितना 64, तो नीचे भी जो वर्ग बनेगा उसका भी कितना होगा 64, और इधर भी जो वर्ग बनेगा उसका भी कितना होगा 64। और यदि हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल देखें, ठीक है, क्या देखें, संपूर्ण क्षेत्रफल देखें, तो 3 वर्ग हैं, इसका मतलब 64 प्लस 64 प्लस 64, और एक समबाहु त्रिभुज है 16√3, तो आपको मिल जाएगा 192 प्लस 16√3, आंसर होगा, ठीक है, लिख सकते हैं 192 प्लस 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो ए की आय का 5% बी के आय के 15% के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन पे अनुपातिक सॉल्व करो, आसान रहेगा। तो क्या लिखा, 5% किसका, ए का, बराबर है किसके, तो 15% बी के। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू 15% अपॉन 5%, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/1 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर देखो लिखा b का 10%, तो 10% ऑफ b इक्वल्स टू c का 20%, तो 20% क्या लिख सकते हैं c। यहां से भी आप बता दो b/c इक्वल्स टू 2/1, तो एक रिलेशन ये मिल गया, दूसरा रिलेशन ये मिल गया। इनसे हम लोग बता सकते हैं a, b और c का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिखते कैसे हैं, 3:1 और ये 2:1। यहां पे अनुपात लगा करके 1 लिख दिए और यहां पे अनुपात लगा करके 2 लिख दिए। ये सम्मिलित अनुपात में बदलने का तरीका होता है, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 और ये 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आपको दिया क्या, पहले उसको कंसीडर करते हैं। सी की आय 2000 रुपए हो, इसका मतलब है कि ये जो 1 अनुपात आप देख रहे हैं, ये 1 अनुपात किसके बराबर है जी 2000। तो कुल पूछा है, कुल पूछेगा मतलब आप यहां पे लिख सकते हो 6 2 8 और 1
9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 18,000। और उन तीनों की आय जो है वो किसके बराबर होगी, तो 18,000 के बराबर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमी को x मान लेते हो और ठीक है यहाँ पे क्या है देखो, वृद्धि को y मान लो। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि कुल आय में प्रतिशत क्या लिखते हैं, कमी या वृद्धि। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x की वैल्यू माइनस में है तो -25, y की वैल्यू प्लस में है +20, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 500/100। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये -5 आ जाएगा, ये भी -5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -10%। और माइनस की कमी हम लोग को बताएगा घटने को, कमी को। तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि 10% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 8, 21, 13 और 31 है। क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा हम लोग के। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शनल से बता रहा हूं क्योंकि वहां पे पहले x जोड़ते हैं, 8 + x, ठीक है, अपॉन 21 + x इक्वल्स टू 13 + x, ठीक है, अपॉन 31 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो तो वो होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, 8 में 3 जोड़ के देखो 11 होगा, 21 में 3 जोड़ दो 24 होगा। तो ये एक तरफ का अनुपात है, दूसरी तरफ का 13 में 3 16, ठीक, और 21 में 3 34। तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो 8 और 17 मिलेगा जो कि बराबर नहीं है। यदि हम लोग 5 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 8 × 5 = 13 और 21 × 5 = 26। इसका मतलब इधर को हम लोग लिख सकते हैं 1:2। देखो 13 और 5 क्या होगा जी, 18, और 31 और 5 कितना होगा जी, 36। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो आया समानुपात। आप इसी को क्या लिखते हो, 1:2 बराबर को समानुपात, और ये 1:2। आंसर आपका बी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी सरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 4 वर्ष में दोगुनी का मतलब क्या होगा, आप यहां पे लिख सकते हो 4 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो दोगुनी। क्वेश्चन में पूछा कितने वर्ष में, ठीक, यही क्या होगा, 8 गुनी होगा। तो यहां पे हम लोग जब भी कभी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का पोर्शन है, तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनके पावर में होता है। तो 8 को कैसे लिखा जा सकता है बताइए, तो इस 2 का कितना गुना, 3 गुना लिखते हैं। तो 2 टू द पावर क्या होगा, 3, और 2 टू द पावर 3 है तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 3 से, और जब 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 12। तो वही जो राशि है उसको 8 गुनी होने में 12 वर्ष का समय लगेगा। दूसरा तरीका, ठीक, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष, ठीक है, और 4 वर्ष में क्या, 2 गुनी। ठीक है, तो जब 2 गुनी है तो अगले 4 वर्षों में क्या होगा, ठीक है, फिर 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 और 2 4 गुनी। और ऐसा करने के बाद सोच के देखो, अब 4 गुनी हो चुकी है, फिर 4 वर्ष लगेंगे 2 गुनी होने में, मतलब 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। लेकिन इधर जब आप देखते जाएंगे तो वही समय 4 4 8 और 4 12 हो चुका है। ठीक है, आंसर आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन रहा मैथ्स का, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको समझना था। सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया आपको कि लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष नहीं है मतलब वो क्या बताना चाहता है जी, कि वो वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में आपको पता होना चाहिए दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें तो हर दिन 1 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो हर दिन 1 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा जी, आप बता सकते हो। एक दिन का 1 रुपए तो 365 दिन का 365 रुपए। ठीक है, समय की बात करें तो 1 वर्ष की हो रही है, इसीलिए 1 वर्ष। अब और क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखो दर दिया गया है, कितना है, तो 6 से ही 1/4%, या आप लिख सकते हो इसको 25/4%।
आगे सॉल्व करेंगे, मूलधन निकालना है तो मूलधन को मान लेते हैं p रुपए। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर, तो दर की वैल्यू 25/4, समय और बटे में लिखते हैं 100। ठीक है, 25 से इक्वेट कर दो 4 बार, और जब p बराबर आप लिखोगे 365 गुणित कितना 16, सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 पंचे आप लिख लो कितना 80, जीरो हो गया। 16 छका 96, और 96 और 8 यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 104। ठीक, 16 तिया 48 और 10 कितना 58, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, महिला सुपरवाइजर में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे प्रश्नों का समावेशन, ठीक है, हरी कंपटीशन एकेडमी की जो गणित बुक है, ठीक, उसमें रखा गया है। इस बुक की खासियत ये है, विशेषता ये है कि आपको इस बुक में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का समावेशन एक ही जगह मिलेगा और व्यवस्थित रूप से मिलेगा। ठीक, अभी भी यदि आप मिलान करते हैं तो लगभग देखिएगा, ठीक है, 60 से 70% ऐसे प्रश्न मिले होंगे जो एज इट इज तो नहीं लेकिन मिलते जुलते हैं, क्योंकि व्यापम अभी क्या कर रहे हैं, वही पुराने क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।